हेलो। कुषाणकालीन शासन के द्वितीय पार्ट में आज हम कुषाणकालीन शासन व्यवस्था और उनके स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है उनकी शासन व्यवस्था। कुषाण काल में अगर हम देखते हैं तो उसमें कनिष्क एक ऐसा शासक था जिसने पहली बार किसी अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कनिष्क द्वारा समझिए कि अंतरराष्ट्रीय की जब भारत का या उसके राज्य का जो प्रचार प्रसार था वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर था, अर्थात कई देशों में उसका शासन फैला था। कनिष्क ने कश्मीर में कुषाण मतलब जो कुंडलवन है उसने वहां पर कुषाण काल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कराया था और इस चौथे बौद्ध संगीत में वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। इसी संगीत में चतुर्थ बौद्ध संगीत में ही विभाषा सूत्र का संकलन किया गया था। इस संगीत में उस समय लगभग 500 विद्वानों ने प्रतिभाग किया था और कनिष्क काल के इसी चौथे बौद्ध संगीत में ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा था और कनिष्क के द्वारा उसमें से महायान शाखा को राजाश्रय दिया गया था। तो जो बौद्ध धर्म का विभाजन था हीनयान और महायान, उसमें से महायान को कनिष्क ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था और ये चतुर्थ बौद्ध संगीत थी जिसमें कि बौद्ध धर्म इन दो हिस्सों में बटा था। कश्मीर में ही जो कुंडलवन है वहां पर ये बौद्ध संगीत का चतुर्थ और या अंतिम संगीत हम कह सकते हैं उसका आयोजन हुआ था जो कनिष्क काल में ही हुआ था। कनिष्क काल में हम अगर देखते हैं तो उसके शासनकाल के समय काफी विद्वान और दार्शनिक लोग उसके राज्य में निवास करते थे। कनिष्क के समय में ही अश्वघोष जो बौद्ध विद्वान है वो निवास करता था और वो कनिष्क के दरबार का राज्य कवि था। उसने 3 रचनाएं लिखी थी, बुद्धचरित, सौंदर्य नंद और शार्यपुत्र प्रकरण। इसमें से जो पहले 2 हैं जिनको कि बुद्धचरित्र और सौंदर्य नंद वो महाकाव्य हैं और शार्यपुत्र प्रकरण जो है वो नाटक ग्रंथ है। तो अश्वघोष द्वारा या अश्वघोष के 3 रचनाएं बुद्धचरित, सौंदर्य नंद और शार्यपुत्र प्रकरण। पहले के जो दोनों हैं ये महाकाव्य हैं और ये शार्यपुत्र प्रकरण जो है ये एक नाट्य ग्रंथ है, अर्थात नाटक ग्रंथ। बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध के जीवन और उनके महाविनिष्क्रमण और ज्ञान प्राप्ति का वर्णन है। सौंदर्य नंद जो है वो बुद्ध के सौतेले भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने का इसमें वर्णन है और सौंदर्य नंद जो है ये पूर्ण ग्रंथ है। इसमें 18 सर्ग हैं और ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई सुंदर नंद के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की इसमें कथा का वर्णन। बुद्ध चरित्र आपको जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है कि बुद्ध जी के चरित्र अर्थात बुद्ध जी के लगभग संपूर्ण जीवन काल का वर्णन बुद्ध चरित्र में है। शार्यपुत्र प्रकरण जो कि एक नाटक है यह 9 अंकों का है। नाटक में अंक होते हैं
तो ये 9 अंकों का एक नाटक है। इसमें बुद्ध के शिष्य शार्यपुत्र, उनके एक शिष्य थे, उनके बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के नाटक का वर्णन है। अशुघोष जो कि एक कवि था, कवि के साथ जब उसने नाटक लिखा है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो एक नाटककार भी था, कथाकार था, क्योंकि उसने अपने महाकाव्य में कथा का वर्णन किया है तो कथाकार था, नीतिज्ञ था और दार्शनिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। विद्वानों ने अशुघोष को मिल्टन, जो अंग्रेजी लेखक हैं, मिल्टन, गेटे, कांट और वाल्टेयर से इसकी तुलना किया। इसी प्रकार से कनिष्क के दरबार में नागार्जुन भी निवास करते थे। नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता नामक एक पुस्तक की रचना की है। तो इनके काल में नागार्जुन भी निवास करता था, जिसने की प्रज्ञा पारमिता इस पुस्तक की रचना की है। नागार्जुन ने ही शून्यवाद या सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था। शून्यवाद को सापेक्षवाद भी बोलते हैं। इसी प्रकार से अन्य विद्वानों के रूप में वसुमित्र, जो कि बौद्ध संगीत में उसके उपाध्यक्ष थे, वो भी वसुमित्र जो कि बौद्ध संगीत में अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। तो वसुमित्र भी इन्हीं के उसमें निवास करते थे शासन में। और आयुर्वेद के जो प्रसिद्ध विद्वान हैं चरक जो है वो कनिष्क के राज वैद्य थे और चरक ने ही आयुर्वेद में चरक संहिता की रचना किया है। चरक संहिता जो है वो चरक मुनि द्वारा लिखी गई है और ये चरक जो है कनिष्क काल के ही आयुर्वेद के विद्वान थे और कनिष्क के राज कवि थे, इसी राज वैद्य थे। इसी प्रकार से कनिष्क में के शासनकाल में एक संघारक्ष, जो कि उनके राजपुरोहित थे, वो भी निवास करते थे और वो भी काफी विद्वान व्यक्ति माने गए हैं। संघारक्ष जो है इनके कनिष्क के राज पुरोहित थे। तो अगर हम देखते हैं तो जो कनिष्क का शासन था उनके समय में अशुघोष, नागार्जुन, चरकमुन और संघारक्ष जैसे काफी विद्वानों को उसने अपने राज दरबार में आश्रय दे रखा था। तो ये सभी कनिष्क के दरबार में ही निवास करते थे। कनिष्क के काल में सबसे ज्यादा जो विकास हुआ वो कला का हुआ। कनिष्क काल में कला में बौद्ध कला का काफी विकास हुआ और उसके द्वारा इस कला को संरक्षण दिया गया। कनिष्क की राजधानी जो कि पेशावर या पुरुषपुर थी, वहां पर उसने 400 फीट ऊंचा 13 मंजिल का एक टावर बनवाया था। इस टावर की ऊंचाई 400 फुट थी और या इसको हम कह सकते हैं कि 13 मंजिल की थी। तो ये टावर जो है कनिष्क के द्वारा बनवाया गया था पेशावर में। तो इससे पता चलता है कि कनिष्क द्वारा स्थापत्य कला को काफी संरक्षण प्रदान किया था। इसी के ऊपर एक लोहे का छत्र स्थापित है। जो टावर ये पेशावर में है, इसी पर एक लोहे का छत्र स्थापित है और इसी के पास कनिष्क के द्वारा एक विशाल संघाराम का निर्माण कराया गया था। ये जो संघाराम है ये कनिष्क चैत्य के नाम से प्रसिद्ध है। जो इसके द्वारा संघाराम का निर्माण कराया गया था इसी जो है टावर के पास, उसे कनिष्क चैत्य बोलते हैं। कनिष्क चैत्य जो कि पेशावर में है। पेशावर को जो है पुरुषपुर भी बोला गया है।
इसका जो निर्माण है उस समय के प्रसिद्ध वास्तुकार अगिलस द्वारा किया गया था। जो इसके वास्तुकार हैं संघाराम के, उनका नाम है अगिलस। इसके अलावा कनिष्कपुर नामक एक नगर स्थापित कराया था और तक्षशिला में सिरकप नामक स्थान पर एक अन्य नए नगर की स्थापना कराई थी। तो जो कनिष्क का स्थापत्य कला और उसके शासनकाल में विद्वान थे, उनका जो विवरण है वो हम इस प्रकार से पाते हैं। अर्थात कुषाण वंश के शासक कनिष्क के बारे में जब हमने अध्ययन किया तो हमको उसके शासनकाल में इन विद्वानों के बारे में और उसके द्वारा स्थापित ये स्थापत्य कला के बारे में जानकारी होती है। लेकिन कुषाण काल में हमने आपको बताया कि कला के क्षेत्र में काफी या स्थापत्य के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई थी। तो कनिष्क के शासनकाल में कला की दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। अर्थात कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में काफी विकास हुआ है और जो कला की दो शैली पाई जाती हैं उनका जो उदय है या उनका जो विकास है वो कनिष्क के शासनकाल में ही माना गया है। इनमें से जो दो कला की शैली पाई गई हैं उसमें से है एक गांधार कला। गांधार कला आप इतिहास में आप जब अध्ययन करते हैं तो गांधार कला, और दूसरी है मथुरा कला। इन दोनों कला की शैलियों का विकास कनिष्क के शासनकाल में काफी हुआ। अर्थात कनिष्क के द्वारा इन दो कला की शैलियों को काफी प्रोत्साहन दिया गया। तो सबसे पहले जो हम अध्ययन करते हैं वो गांधार कला के बारे में अध्ययन करते हैं कि गांधार कला क्या थी। आप इतिहास में काफी मूर्तियों को, जब प्राचीन मूर्तियों को देखते हैं तो वो आप उसमें देखते हैं कि जिक्र रहता है कि ये गांधार कला की मूर्तियां हैं। तो गांधार कला की मूर्तियां हैं ये तो हम जानते हैं, लेकिन गांधार कला थी क्या, उसका अध्ययन हम आप इसमें करते हैं। यूनानी कला के प्रभाव से भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर या उत्तर पश्चिम के प्रदेशों में जिस शैली का विकास हुआ उसे गांधार शैली कहते हैं। गांधार शैली यूनानी कला से प्रेरित थी। इसका जो विकास हुआ सर्वाधिक वो भारत के उत्तर और पश्चिम प्रदेश के क्षेत्रों में हुआ था। कुछ विद्वानों के द्वारा जो बुद्ध की काफी मूर्तियां मिली हैं उन्हें गांधार शैली का ही माना गया है। लेकिन हम ये देखते हैं कि बुद्ध की जो सबसे पहली जो मूर्ति का आविष्कार हुआ है वो मथुरा शैली में हुआ। क्योंकि गांधार शैली की मूर्तियां हमको प्रचुर मात्रा में मिली हैं तो हम बुद्ध की मूर्तियों का विकास गांधार शैली पर मानते हैं। लेकिन बुद्ध की जो सबसे पहली मूर्ति का आविष्कार हुआ है वो मथुरा शैली में ही किया गया है। गांधार शैली में भारतीय विषयों को यूनानी रूप में दिखाया गया है। अर्थात भारतीय विषयों पर जो यूनानीकरण के द्वारा कला का विकास किया गया है वही गांधार शैली कहलाती है। गांधार शैली पर रोमन कला का भी प्रभाव पाया गया है। एक तो यूनानी कला का प्रभाव पाया गया है, दूसरा रोमन कला का भी प्रभाव गांधार शैली में पाया गया है। इसीलिए इसे यूनानी बौद्ध कला भी कहते हैं। देखिए हम आपको इसका पूरा डिटेल बता रहे हैं। तो इसे यूनानी बौद्ध कला भी कहते हैं। चूंकि बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं और यूनानी शैली में हैं तो इन्हें यूनानी बौद्ध कला भी कहते हैं या ग्रीको बुद्धिस्ट कला भी कहते हैं। ग्रीको बुद्धिस्ट, यही इसका अंग्रेजी नाम है, ग्रीको बुद्धिस्ट। या इसे दूसरे रूप में देखते हैं तो ग्रीको रोमन भी कहा गया है। ग्रीको
रोमन, चूंकि रोम और यूनान की शैली संयुक्त रूप से थी तो इसे ग्रीको रोमन शैली कहा गया है, या रोमीय कला भी, यूनानी रोमीय कला भी कहा गया है। तो गांधार शैली को अगर हम देखते हैं, यूनानी रोमीय कला, तो हम अगर देखते हैं कि जो गांधार शैली थी वो यूनानी और रोमन कला से काफी प्रेरित थी, और इसीलिए इसे इन नामों से जानते हैं, यूनानी कला, रोमन कला, यूनानी बौद्ध कला, ग्रीको बुद्धिस्ट, ग्रीको रोमन या यूनानी रोमन कला। इस कला का जो प्रमुख केंद्र था वो गांधार था। इसका जो केंद्र था वो गांधार था, इसीलिए इसे गांधार कला कहते हैं। इस शैली की जो प्रमुख मूर्तियां मिली हैं वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मिली हैं। चूंकि ये पहले लगभग भारत के ही अंग इसमें से काफी क्षेत्र थे, इसीलिए इसे भारत में अध्ययन करते हैं। तो इस गांधार कला की जो शैली की मूर्तियां मिली हैं ज्यादातर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्र में मिली हैं। गांधार कला के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इसके अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों का, जो बोधिसत्व जो बुद्ध जी के पूर्व जन्म की कथाओं पर प्रेरित है, उसका जो है निर्माण किया गया था। ये मूर्तियां जो हैं काले स्लेटी रंग के पत्थरों से बनी हैं, काले स्लेटी रंग से, पाषाण पत्थरों से बनाई गई हैं। इन मूर्तियों में पकी मिट्टी का भी प्रयोग किया गया है। गांधार कला की शैली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इसमें ज्यादातर जो बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं वो ध्यान और पद्मासन की अवस्था में मिली हैं। ध्यान में या पद्मासन की अवस्था में बैठे हुए बुद्ध जी की मूर्तियां गांधार शैली में मिली हैं, और इसमें धर्म चक्र प्रवर्तन या वरद की मुद्रा या अभय की मुद्राओं का भी जो मूर्तियां मिली हैं वो वरद की मुद्रा में, अर्थात वरदान देने वाली मुद्रा में है, या अभय प्रदान करने वाली मुद्रा में जो है गांधार शैली की मूर्तियां पाई गई। इसके साथ साथ हमने इसमें ये पाया है कि इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित विविध घटनाओं, जैसे महामाया के लुम्बिनी यात्रा, बुद्ध का जन्म, बुद्ध का महापरिनिष्क्रमण, बुद्ध को संबोध प्राप्त होना, धर्म चक्र प्रवर्तन और महान परिनिर्वाण का भी अंकन इस शैली में किया गया है। कुछ दृश्य गांधार शैली में अत्यंत करुणा वाले हैं, जिससे कि काफी प्रभाव पड़ता है और वो प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे कि गांधार कला शैली में तथागत जो बुद्ध हैं उनका एक दृश्य ऐसा दिखाया गया है कि जिसमें उपवास के कारण उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो जाता है, जर्जर हो जाता है, और इसमें उनके नसों को, उनकी पसलियों को इतना उभारा गया है, इतनी कुशलता पूर्वक उभारा गया है, भूख के कारण उनका पेट अंदर धंसा है। आप सोचिए कि वो भूख का, वो उपवास का उनका एक ऐसा चित्र दिखाया गया, ऐसी मूर्ति बनाई गई है जिसमें उनके सभी नस उभरे हुए हैं, मांस क्षीण है, पेट अंदर है, लेकिन मुख पर वो दिव्य शक्ति है जिससे उनके मुख पर वो उपवास का जो चिन्ह है वो प्रकट नहीं होता है। तो ये गांधार कला शैली का जो है एक सर्वोत्तम नमूना है। बोधिसत्व की ज्यादातर जो मूर्तियां हैं वो मैत्रेय की हैं, अर्थात मैत्री भावना की मूर्तियां हैं। इसी प्रकार से गांधार कला में अवलोकितेश्वर और पद्मपाण की भी मूर्तियां मिली हैं। गांधार कला में जो मूर्तियां, गांधार शैली की जो मूर्तियां मिली हैं वो ज्यादातर लाहौर और पेशावर यहाँ के संग्रहालयों में रखी हुई है।
इन मूर्तियों में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसके आधार पर ये भारतीय कला से अलग होती है। मांसपेशियां, लहरदार बालों का अत्यंत उच्च प्रदर्शन इन मूर्तियों में किया गया है। लेकिन सबसे खास बात जो वो इसमें बुद्ध की मूर्तियों में पैरों में जूते को दिखाया गया है, अर्थात उनके द्वारा पैरों में जूता धारण किया गया है। इनका जो बुद्ध की मूर्तियां, इसमें प्रभा मंडल काफी सादा है और अलंकार रहित है। शरीर से अत्यंत सटे हुए अंग प्रत्यंग दिखाने के लिए झीने वस्त्रों का प्रयोग किया गया है। लेकिन झीने वस्त्र दिखाई ऐसे पड़ते हैं कि वास्तव में वो झीने वस्त्र हैं और उनके अंदर शरीर के जो उभार हैं उनका अंकन किया गया है। बुद्ध जी के जो बाल हैं, सिर पर घुंघराले बाल दिखाए गए हैं, जिससे लगता है कि ये मूर्तियां काफी सूक्ष्मता से बनाई गई हैं। गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां इतनी सूक्ष्मता से बनाई गई हैं जिससे लगता है कि यह किसी मशीन से बनाई गई हैं। कोई भी इनको सहजता से नहीं बना सकता है। इसी प्रकार भरहुत में और सांची तथा बोधगया या अमरावती की मूर्तियों में भी कुछ ऐसे ही प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि गांधार शैली के कलाकारों के पास यूनानी हाथ था। जो गांधार शैली के कलाकार थे उनका हाथ यूनानी था, ऐसा विद्वानों द्वारा कहा गया है। लेकिन उनका हृदय भारतीय था। आप देखिए, बहुत बड़ी बात है कि भारतीय हृदय के द्वारा यूनानी हाथों से गांधार शैली की बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। इसीलिए उनको जब देखते हैं तो कलाकारी में वो यूनानी दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जब भावनाओं से देखते हैं तो उसमें भारतीयता दिखाई पड़ती है। ऐसा भी कुछ विद्वानों द्वारा कहा गया है कि बुद्ध और बोधिसत्व के अतिरिक्त गांधार शैली में कुछ अन्य मूर्तियां भी पाई गई हैं। इसमें से हारती देवी या रोमा एथीना देवी की मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। हारती देवी, जिन गांधार शैली में जो हारित देवी की मूर्ति पाई गई है, इसे हम भारतीय भाषा में मातृ देवी कहते हैं। हारित देवी की जो मूर्ति पाई गई है इसे हम मातृ देवी कहते हैं और ये सौभाग्य और धन की देवी मानी गई हैं। इसी प्रकार से रोमा या एथीना देवी की भी मूर्तियां मिली हैं। लाहौर में संग्रहालय में रोमा देवी की मूर्तियां जो है वो गांधार शैली में बनाई गई हैं और इसमें उनके सिर के ऊपर टोप को दिखाया गया, अर्थात वो सर के ऊपर टोप धारण किए हुए हैं और उनके हाथों में एक बर्छा धारण कर रखा है। उनके मुंह से, रोमा देवी की मूर्ति है जो लाहौर के संग्रहालय में मिली है, उनके मुख से एक काफी तेज वाला प्रभा मंडल निकल रहा है। तो ये देखते हैं कि जो गांधार शैली की मूर्तियां हैं वो आध्यात्मिक और भावुकता को ना दिखा करके बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य को दिखाते हैं। तो जो इनकी मूर्तियों में प्रधानता है वो है बौद्धिकता की, अर्थात बौद्धिक प्रधान है और शारीरिक, अर्थात शरीर की सुंदरता को दिखाया गया। शारीरिक सौंदर्यता की प्रधानता गांधार मूर्तियों में पाई गई है। यूनानी मनुष्य सौंदर्य और बुद्धि को ही सर्वे सर्वा मानते थे, अर्थात वो सुंदरता को और बुद्धि को ही उच्च कोटि का मानते थे। भारतीय दृष्टि से अगर हम गांधार शैली की मूर्तियों को देखते हैं तो इसमें लौकिकता के स्थान पर अमृत और ससीम के स्थान पर असीम को प्रधानता दी गई है। यूनानी विचार नैतिक और बुद्धि प्रधान था, हमने आपको पहले ही बताया है, जबकि जो भारतीय विचार होता है मूर्तियों के लिए वो आध्यात्मिक और भावना प्रधान होता है। लेकिन जब हमने गांधार कला शैली के बारे में ज्यादा अध्ययन किया
तो हमने ये पाया कि गांधार शैली की जो ज्यादातर मूर्तियां हैं वो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक ही पाई गई हैं, अर्थात उन्हीं क्षेत्र में ही सीमित रही हैं। कुछ स्तर पर चीन में, तुर्किस्तान में, मंगोलिया में और कोनिया या जापान में भी बौद्ध कला का विकास पाया गया है। लेकिन प्राचीन इतिहास में चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के आसपास इस गांधार कला की शैली का ह्रास होने लगता है। तो ये गांधार कला शैली थी कि जिनकी मूर्तियां हमने इस स्तर पर पाई हैं, और इनका जो गांधार कला की पाषाण कला की जो ये मूर्तियां हैं, इनका ह्रास चतुर्थ ईस्वी के शुरुआत के ही प्रारंभ में होने लगती है। तो ये हमारा गांधार कला शैली था। अब इसके बाद जो दूसरी कला है वो है मथुरा कला। तो अब हम गांधार कला के बारे में हमने आपको काफी बता दिया है। अब हम आपको मथुरा शैली की जो मूर्तियां हैं उनके बारे में बताते हैं कि मथुरा शैली की मूर्तियां कैसी थी। कुषाण काल में मथुरा भी कला का एक प्रमुख केंद्र था। कनिष्क और उसके बाद के जो शासक हुविस्क और वासुदेव थे, उनके शासन काल में मथुरा में कला का एक काफी स्तर पर या प्रचुर स्तर पर विकास हुआ है। पहले हम लोगों की एक धारणा थी कि गांधार की ही मूर्तियों का प्रभाव मथुरा की मूर्तियों पर पड़ा है, अर्थात जो मथुरा की मूर्तियां हैं या मथुरा शैली है वो गांधार कला की नकल है, अर्थात गांधार कला का काफी हिस्सा हमने मथुरा शैली में डाला है। लेकिन ये सही नहीं है, ये गांधार कला से पूर्णतः मुक्त है और ये भारतीय और स्वतंत्र शैली है। तो मथुरा शैली जो है विशुद्ध रूप से या शुद्ध रूप से आप कहिए वो भारतीय शैली है और ये किसी की गुलाम नहीं है, अर्थात स्वतंत्र है। इस पर किसी का प्रभाव नहीं है। जो एक आम धारणा है कि इन पर गांधार मूर्ति कला का प्रभाव है वो पूरी तरह से भ्रांति है। ये शुद्ध रूप से भारतीय कला है। मथुरा की बोधिसत्व और बुद्ध की जो मूर्तियां मिली हैं उनका जो विशेष स्रोत माना गया है वो जो एक परवम यक्ष की, हमने आपको पिछले उसमें मौर्य काल में या उसमें पढ़ाया था कि कुछ मूर्तियां जो है वो परवम मथुरा में पाई गई थी। तो परवम यक्ष से वो मतलब प्रेरित हैं और परवम यक्ष की जो काफी बड़ी मूर्ति है वो भी मथुरा कला शैली में ही पाई गई थी। मथुरा में बुद्ध और बोधिसत्व की भी मूर्तियां मिली हैं और ये मूर्तियां खड़ी और बैठी है। जहां पर वो पद्मासन और ध्यान की मुद्रा में थी वहीं पर ये खड़ी और बैठी मूर्तियां हैं और इसमें भी बुद्ध की और बोधिसत्व की मूर्तियां पाई गई हैं। इसमें बुद्ध को चक्रवर्ती और योगी दोनों रूपों में दिखाया गया है। बुद्ध मूर्तियों में कट्टा नामक स्थान से एक मूर्ति जो प्राप्त होती है उसमें चौकी पर उत्कीर्ण लेख में बोधिसत्व की संज्ञा दी गई है, जिससे प्रतीत होता है कि ये बुद्ध जी का शिशु रूप है, अर्थात वो शिशु का रूप धारण किए हैं। बोधिसत्व की मूर्ति के नीचे दाएं हाथ में उनका जो दायां हाथ है वो अभय की मुद्रा में है। उनके हथेली और तलवों पर धर्म चक्र और त्रिरत्न के चिन्ह बनाए गए हैं। बुद्ध के दोनों ओर चामर लिए हुए पुरुष खड़े हुए हैं और ऊपर से पुष्प की वर्षा करते हुए देवताओं को दिखाया गया है। तो मथुरा कला शैली में हम देखते हैं तो बुद्ध के अलावा मैत्रेय, कश्यप और लोकतेश्वर और बोधिसत्व की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। जो सफेद, जहां पर वो काला स्लेटी रंग का था, ये सफेद चित्तीदार है। मथुरा कला की जो मूर्तियां हैं सफेद चित्तीदार हैं।
और ये लाल पत्थरों से बने हैं, लाल पत्थर से बने हैं, और वो जो पत्थर हैं वो रवादार हैं। मथुरा कला की जो मूर्तियां हैं वो सफेद चित्तीदार और लाल पत्थरों से, रवादार पत्थरों से बने हुए हैं। गांधार मूर्तियों के अपोजिट ये मूर्तियां आध्यात्मिक और भावना प्रधान हैं। ये आध्यात्मिक हैं और भावना प्रधान है। मथुरा में या मथुरा शैली में ही मथुरा में कनिष्क की एक मूर्ति मिली है जो कि सिर रहित है, अर्थात केवल धड़ है और उसमें सिर नहीं है। नीचे की तरफ उसमें महाराज राजाधिराज देवपुत्रो कनिष्को अंकित है। कनिष्क की ये जो सिर विहीन केवल धड़ वाली मूर्ति है ये लगभग 5 फुट 7 इंच ऊंची है। इसमें राजा घुटनों तक कोट पहने हुए हैं और उसके पैर में बूट हैं, अर्थात भारी जूते हैं। बायां हाथ जो है वो तलवार की मुठिया पकड़े हुए है। कनिष्क की ये मूर्ति जो कि सिर रहित है, धड़ वाली है केवल, ये यूनानी कला से पूर्णतया मुक्त है। मथुरा के जो शिल्पकार हैं उन्होंने बोधिसत्व के अतिरिक्त हिंदू और जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया है। विष्णु, शिव, कुबेर, नाग, जैन धर्म के तीर्थकर की पाषाण प्रतिमाओं को भी मथुरा शैली में बनाया गया है जो कि अत्यंत सुंदर और कलापूर्ण है। जैन मूर्तियां 2 प्रकार की पाई गई हैं। खड़ी मूर्तियां जो कि कायोत सर्ग मुद्रा में हैं, अर्थात जो खड़ी मूर्ति है जैनियों की, वो जैन तीर्थकरों की, वो कायोत सर्ग मुद्रा में है। और बैठी जो मूर्तियां हैं वो पद्मासन में है। तीर्थकरों की जो मथुरा शैली में मूर्ति बनाई गई है उनमें वक्ष स्थल पर श्रीवत्स नामक या श्रीवत्स जो मांगलिक चिन्ह है वो अंकित है। इनकी चौकी पर पहचान संबंधी लेख भी उत्कीर्ण किए गए हैं। इस शैली ने भरहुत और सांची के प्राचीन भारतीय कला के बढ़ाया है, अर्थात उसमें बढ़ोतरी किया है। मथुरा के जो कलाकारों का जो दृष्टिकोण पाया जाता है उससे पता चलता है कि उनका जो दृष्टिकोण था वो असांप्रदायिक था। मथुरा और गांधार कला शैली के अलावा या इन दोनों क्षेत्रों के अलावा सारनाथ में भी कुषाण काल की एक बोधिसत्व की विशाल प्रतिमा मिली है जो कि खड़ी अवस्था में है और इसके ऊपर कनिष्क संवत 3 की तिथि का अंकन किया गया है। भारत में आंध्र प्रदेश में अमरावती जिले में गुंटूर नामक स्थान पर बुद्ध की बैठी और खड़ी मूर्तियां मिली हैं जिसमें बुद्ध के बाल घुंघराले हैं और उनके कंधों पर सांघाटी वस्त्र पड़ा है और उस सांघाटी वस्त्र को वो बाएं हाथ से पकड़े हुए हैं। अमरावती की इस बुद्ध मूर्ति को ईसा की 2री शताब्दी का माना गया है, अर्थात ये ईसा की 2री शताब्दी की मूर्ति प्रतीत होती है। तो हम देखते हैं कि गांधार और मथुरा कला शैली का जितना विकास कुषाण या कनिष्क के शासनकाल में हुआ है उतना वो अन्य किसी शासनकाल में उतनी पहचान वो नहीं पाया है। इतना बड़ा जो कि एक साम्राज्य था, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य था, अर्थात जो भारत की सीमाओं से हट करके भी जिसने विदेश के कई प्रांतों को जीता था, अर्थात वो भारत की सीमा से भी बाहर निकल गया था, वो कैसे पतन की तरफ चला जाता है कि कनिष्क के बाद उसका कोई इतिहास नहीं मिलता है। तो कुषाण वंश के साम्राज्य के पतन के बारे में भी 2-3 धारणाओं का जो है जन्म हुआ है और माना गया है कि इन कारणों से इस वंश का विनाश हो गया था, जिसमें कि विद्वानों का जो एक वर्ग है उसने ये माना है कि गुप्त साम्राज्य के उदय के कारण कुषाण साम्राज्य का पतन
हो जाता है। लेकिन जब इस पर अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि ये धारणा पूर्णतया गलत है, क्योंकि गुप्त शासक समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का जो लेख है उससे पता चलता है कि उत्तर भारत में गुप्त साम्राज्य की स्थापना के काफी पहले ही कुषाण साम्राज्य का पतन हो चुका था, अर्थात वो समाप्त हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में गुप्त साम्राज्य का उदय और कुषाण साम्राज्य के पतन को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। दूसरी धारणा है कि पंजाब मध्य प्रदेश में कुषाणों का पतन भारसु नाग वंशों के उदय के कारण हुआ। भारसु नाग का जो काल था उसमें प्रथम प्रवर सेन उसका जो एक राजा था उसके नेतृत्व में वाकाटकों ने दोनों ने मिलकर के कुषाण साम्राज्य का पतन किया था। लेकिन विद्वानों की जो ये अवधारणा है ये भी गलत पड़ती है, क्योंकि भारसु नाग और वाकाटक और कुषाण तीनों के बीच में कोई ऐसा संबंध स्थापित नहीं होता है जिससे पता चलता हो कि ये इतिहास में एक साथ में समकालीन रहे हों। तीसरी धारणा है कि यौधेय या कुरिंद अर्जुनायन आदि गणराज्यों की मदद से कुषाणों को तीनों ने मिलकर के हराया और वो सतलज नदी के किनारे भाग गए। लेकिन ऐसा कथन भी जो है वो पूर्णतया सत्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यौधेय जिन्हें कि आयुर्जीवी या हथियार पर निर्भर जाति कहा गया है वो जो है कुषाणों के समकालीन नहीं थे, और कुषाणों से यौधेय जाति का कोई युद्ध हुआ हो इसका कोई साक्ष्य नहीं प्रतीत होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुषाण का जो एक शासन था कि कुषाण राज्य जो है कैसे उसका पतन हुआ, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य था, और वो कैसे जो है इस शासन से अचानक कुषाण या कनिष्क के शासन से वो हट जाता है, तो इसके बारे में कोई साक्ष्य हमको प्राप्त नहीं होता है। और जो ये कुषाणों का जो शासन है वो कनिष्क के इतिहास के बाद जो है उसका कोई ऐसा अभिलेख नहीं मिलता है जिससे पता चलता हो कि इस विशाल साम्राज्य का पतन कैसे हो गया है। लेकिन बेग्राम की खुदाई में कुछ जो अवशेष मिले हैं उन पर ये जो है निष्कर्ष निकाला गया है कि वासुदेव जो कि कुषाणों का अंतिम शासक था उसके काल में सासैनियन नरेश शापुर प्रथम ने कुषाण साम्राज्य पर आक्रमण किया था और उसने कुषाण साम्राज्य को पूर्णतया उखाड़ फेंका था। पश्चिम उत्तर के प्रदेशों पर शापुर प्रथम का अधिकार दिखाई पड़ता है और सासैनियनों के आक्रमण के कारण कुषाणों के पतन के समय कुषाणों के जो अधीन सामंत थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था और उन्हें स्वतंत्र होने का एक भरपूर अवसर मिल गया था और इस प्रकार से वो स्वतंत्र हो गए थे। तो इन सब चीजों को जब हम संयुक्त रूप से देखते हैं तो ये निष्कर्ष निकलता है कि नागवंश, भारसु नागवंश, यौधेय और सासैनियनों के संयुक्त आक्रमण न होकर के समय समय पर उनके जो आक्रमण होते रहे या समय समय पर जो उन्होंने कुषाण साम्राज्य के ऊपर कुछ ना कुछ हमला वो करते रहे, वो कुछ ना कुछ उनकी समाप्ति में अपना योगदान देते रहे। इसी प्रकार से जुआन नामक एक जात जो उत्तर की ओर से आती है और कुषाणों के ऊपर आक्रमण करती है, तो जुआन नामक जात के आक्रमण से भी कुषाणों को काफी धक्का पहुंचता है और इस प्रकार से कुषाणों के साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो कुषाण साम्राज्य के पतन के बारे में यही आप मान सकते हैं कि ये कुछ जुआन नामक जात के आक्रमण से या नाग और भारसु और यौधेय और सासैनियनों के वासुदेव काल के समय में हुए आक्रमण से ही कुषाण साम्राज्य को काफी क्षति पहुंचती है। तो ये कुषाण साम्राज्य का जो था वो इतिहास था कि कुषाण साम्राज्य का जो है उसके शासन काल में कला का विकास कैसे हुआ और कुषाण साम्राज्य का पतन कैसे हुआ है। लेकिन हम अगर इतिहास में देखते हैं तो कुषाण काल में उनके कुछ सिक्के ऐसे पाए जाते हैं जिनके आधार पर कुषाणों के बारे में काफी जानकारी प्राप्त होती है।
तो कुषाण के जो सिक्के हैं उसमें हम देखते हैं तो भारत में जो स्वर्ण सिक्के हैं उसका श्रेय जो मिलता है वो कनिष्क को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जो सिक्के पाए गए हैं वो सोने के जो सिक्के पाए गए हैं वो कुषाण शासक विम कड़फिसेस के शासनकाल में ही प्रारंभ हुए थे। तो हम कुषाण काल के कुछ सिक्कों का भी अध्ययन करते हैं कि कुषाण काल में उनके शासकों के समय में कौन कौन से सिक्कों का जो है भारत में प्रचलन किया गया था। तो कुषाण काल के जो कुछ सिक्के हैं उनका जो डिटेल है वो ऐसे है कि मतलब किन किन शासकों द्वारा कौन कौन से सिक्के भारत में चलाए गए थे। तो हम देखते हैं कि कुषाण काल में बिम कड़फिसेस के द्वारा स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे और कुजूल कड़फिसेस के द्वारा तांबा या ताम्र सिक्के चलाए गए थे। कनिष्क के द्वारा जो है सोने और जो है जिसके रजत के दोनों प्रकार की मुद्राएं चलाई गई थी। हुविस्क और वशिष्ठ के समय में भी कुछ सिक्के चलाए गए थे। तो कुषाणों के द्वारा भी भारत में ऐसे कई साक्ष्य मिलते हैं जिनसे ये पता चलता है कि उनके द्वारा अपने समय में कुछ सिक्के चलाए गए थे। कुजूल कड़फिसेस के द्वारा एक तांबे का जो सिक्का चलाया गया था और एक 30 ग्रेन का जो वो सिक्का था उसका वेट जो था वो 30 ग्रेन का था, वो कुजूल कड़फिसेस के द्वारा चलाया गया था। विम कड़फिसेस के द्वारा 242 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया गया था और इसी प्रकार से उसके द्वारा 270 ग्रेन का भी एक सोने का सिक्का चलाया गया था। तो भारत में हम देखते हैं तो स्वर्ण सिक्कों को चलाने का सबसे पहला जो श्रेय है वो कुषाण वंश के शासकों को मिलता है और उसमें से विम कड़फिसेस एक ऐसा शासक था जिसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन कराया था। तो ये हमारा कुषाण काल का जो है इतिहास था और इसके बाद हम आपको अगले जो इतिहास है वो भारत में जिनको कि स्वर्ण इतिहास कहते हैं गुप्त वंश का, तो अगले वीडियो में हम आपको भारत में गुप्त वंश उसके बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।